नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत वर्णमाला लेकर। इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें, यानी सबसे छोटी इकाई, उसे वर्ण कहते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मोहनः विद्यालयम गच्छति। ये क्या है? ये वर्ण है? नहीं, ये वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। जैसे इसमें मोहनः विद्यालयम गच्छति, ये तीन अलग अलग पद हैं। ये तीनों शब्द नहीं, क्या हैं? पद हैं। पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। यानी कोई भी शब्द यदि वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्ता हो सकता है, कर्म हो सकता है, कई व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत आता है, इसलिए उसे हम पद कहते हैं। तो ये शब्द क्या होता है, आइए देखते हैं। मोहनः, अब हमने मोहन को अलग लिख दिया तो ये है शब्द। वाक्य में प्रयुक्त होते ही क्या कहलाएगा? ये होगा पद, और अलग लिखा जाएगा तो शब्द। अब ये है शब्द। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? जी हाँ, इसके हम तीन टुकड़े कर सकते हैं, मो, ह और नः। क्या इन्हें और अधिक तोड़ा जा सकता है? जी हाँ, और अधिक तोड़ा जा सकता है। जैसे म और ओ, ये क्या है? मो। ह को अलग करेंगे तो ह प्लस अ, और नह को अलग करेंगे तो न प्लस अह। ये जो सबसे नीचे दिए हैं ये है वर्ण। क्यों? क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इन्हें वर्ण कहते हैं। इनके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का अर्थ है अक्षर, यानी जो और अधिक न टूटे, जिसका क्षरण और अधिक न हो, वो अक्षर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड के माध्यम से हमने देखा ये वाक्य है, ये पद है, ये शब्द है और ये वर्ण है। हम चर्चा कर रहे हैं वर्ण के विषय में। हमने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और अयोगवाह 4 होते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। ये हैं वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो आइए शुरुआत करते हैं स्वर से। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, यानी जिनको बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आइए इन तीनों को हम अच्छे से समझते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। एक मात्रा यानी सबसे कम समय, एक पल कह सकते हैं या एक सेकंड कह सकते हैं, यानी सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, लृ। याद रहे, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, 2 सेकंड का समय लगे, तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 8 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 हैं दीर्घ स्वर। अंतिम जो 4 दिए हैं इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त का अर्थ है 2 स्वरों से मिलकर बने हुए स्वर। ये किससे मिलकर बनते हैं? आइए देखते हैं। पहला है अ प्लस ई, ये दोनों मिलकर बनेगा ए। अ और ए मिलेंगे तो बनेगा ऐ। इसी तरह से अ प्लस उ, ओ बनेगा, और अ प्लस ओ मिलके औ बनेगा। तो ये चारों स्वर क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय। ह्रस्व में 1 सेकंड लगेगा तो दीर्घ में 2 सेकंड और प्लुत में 3 सेकंड लगेंगे।
यानी जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्लुत स्वर अलग से कोई स्वर नहीं होते। इन्हीं स्वरों के आगे हिंदी का 3 जो होता है, ये चिन्ह लगाकर प्लुत स्वर को दर्शाया जाता है। यानी अगर हम किसी भी स्वर को काफी देर तक उच्चारण करना चाहते हैं तो उसे लिखने के लिए उस स्वर के आगे हिंदी का 3 लिख देते हैं। जैसे ये शब्द देखिए, इसे हम ओम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ओ के आगे ये 3 का चिन्ह लगा है, यानी ओ प्लुत स्वर है, तो इसे हम ओम इस तरह से पढ़ेंगे। एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बहुत दूर खड़ा है और आप उसे पुकारते हैं जिसका नाम है कृष्णा। तो आप कैसे पुकारेंगे? उसे हम इस तरह से लिखेंगे और बोलेंगे कृष्णा, इस तरह से, क्योंकि ण में जो आ है इसके आगे ये 3 का चिन्ह लगा है, तो इसे हम 3 मात्राओं के समय में बोलेंगे। कैसे? कृष्णा, इस तरह से। तो ये थे स्वर। स्वर की परिभाषा, वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनके 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर ये 5 होते हैं, दीर्घ स्वर ये 8 होते हैं और प्लुत स्वर ये अलग से कोई स्वर नहीं होते। इन्हीं स्वरों के आगे 3 का चिन्ह लगाते हैं और प्लुत स्वर को दर्शाते हैं। इसी तरह से ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर, यानी जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। इसी तरह से प्लुत स्वर को कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। तो ये था स्वर। आगे बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। आइए अब इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जिन्हें बोलते समय हमारी जीभ हमारे मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे आप ट बोल के देखिए, आप बोलेंगे तब पता चलेगा। बोलिए ट, तो आपकी जीभ बिल्कुल ऊपर स्पर्श करेगी। अब बोले त अगर बोलेंगे तो आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी। इसलिए ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, यानी वर्ग वाले व्यंजन। ये होते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हैं स्पर्श व्यंजन। अब वर्ग क्या होता है? जिस पंक्ति में यानी जिस लाइन में 5 व्यंजन हो वो एक वर्ग होता है। अब पहला वर्ग जो है, पहली लाइन जो है, ये किस से शुरू होती है? क से। इसलिए इस वर्ग का नाम क वर्ग है। तो इसी प्रकार दूसरी लाइन का नाम क्या होगा? च वर्ग, क्योंकि ये च से शुरू होती है। तो तीसरी लाइन क्या होगी? ट वर्ग। चौथी जो त से शुरू होती है वो त वर्ग और 5वीं प वर्ग। इस प्रकार ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रहे, इन वर्गों के अंतिम जो 5 व्यंजन हैं, कौन कौन से हैं ये व्यंजन? ङ, य, ण, न, म। ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, जो यहां दिए हुए हैं। तो ये थे स्पर्श व्यंजन। व्यंजन का दूसरा भेद कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रहती है। जब हम बोलते हैं तो मुख से हवा निकलती है, लेकिन ये व्यंजन ऐसे हैं जिनको बोलते हैं तो वायु बाहर नहीं आती, अंदर ही स्थित रहती है। अंदर का मतलब अंतः, स्थित का मतलब स्थ, यानी अंतस्थ। इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन से हैं? य, र, ल, व। याद रहे, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं।
तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख की ऊष्मा यानी गर्मी अर्थात गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये कौन से होते हैं? श, श, स, ह। इन्हें कैसे बोलेंगे? श, श, स, ह। ये थे ऊष्म व्यंजन। अब व्यंजनों के बारे में हमने क्या पढ़ा? ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनके 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। क से म तक ये जो 25 होते हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। और ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ये 4 होते हैं। तो कुल व्यंजन हुए 33। आइए अब हम वर्णों के तीसरे भेद अयोगवाह के बारे में पढ़ते हैं। अयोगवाह वे वर्ण जो न तो स्वरों के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजनों के, यानी जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। योग मानी जोड़ या साथ, और अ मानी नहीं, जो दोनों के ही साथ नहीं होते, दोनों का ही योग वहन नहीं करते। किनका? स्वरों का और व्यंजनों का। उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिह्वा मूलीय। क और ख से पहले यदि ये निशान लगेगा, ये क्या कहलाता है? जिह्वा मूलीय। और चौथा अयोगवाह है उपधमानीय। यही चिन्ह जब प और फ से पहले लगता है तो उपधमानीय कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय को अर्ध विसर्ग भी कहते हैं, लेकिन इनका प्रयोग वेदों में प्राप्त होता है। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं देखा जाता। तो अगर इनका उपयोग नहीं मिलता तो कौन से अयोगवाह का प्रयोग ज्यादा होता है? वो है अनुस्वार। अनुस्वार इसे हम नासिका, नाक से बोलते हैं। किसी भी स्वर के ऊपर ये जो बिंदु लगी होती है इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे नाक से बोलते हैं, जैसे गंगा। और दूसरा है विसर्ग। किसी स्वर के आगे ये 2 बिंदु वाला चिन्ह लगे, इसे विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण लगभग ह के जैसा होता है, जैसे अंत में दिया है रामः। तो ये जो विसर्ग हैं इन्हें ह के जैसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रामः। तो ये थे अयोगवाह। अब कुछ विशेष देखते हैं, वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे पहला है क, श और अ के संयोग से बनेगा क्ष। कोई ऐसा शब्द बताइए जिसमें ये वर्ण आता हो, जैसे कक्षा। दूसरा है त, र, अ। क्या बनेगा? त्र। त्र से बनने वाला शब्द जैसे त्रिशूल। तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज, य और अ। ध्यान रहे, ज, य, अ। क्या बनेगा? ज्ञ। इसे ज्ञ भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्ञ बोलते हैं, जैसे ज्ञान। चौथा है श, र, अ। क्या बनेगा? श्र, जैसे आश्रम। तो ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार हमने वर्ण पढ़े। आइए फटाफट जानते हैं कि वर्ण के बारे में हमने क्या पढ़ा। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 5 जो अ, ई, उ, री, री, ये ह्रस्व स्वर। 8 आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर। और इन्हीं स्वरों के आगे 3 का चिन्ह लगा के बनाते हैं प्लुत स्वर। इस प्रकार स्वर हुए 13। दूसरा है व्यंजन। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये जो क से म तक 25 व्यंजन हैं, ये क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। और य, र, ल, व, ये क्या कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं? 4। और श, श, स, ह, ये 4 क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार व्यंजन हुए 33। अब बात करेंगे अयोगवाह की। ये कौन से होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। ये कितने होते हैं? 4। इसके अलावा क्या बच गया? संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये भी 4 होते हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये है वर्णमाला।
वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।